गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप को समझाऊंगा। आप सभी स्टूडेंट कॉपी खोलकर लिखना स्टार्ट करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। और जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा उसको आप मुझसे पूछिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। यदि मेरे से कोई मिस्टेक हुआ तो वो भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप लोग अपना अटेंडेंस बनाइएगा। कैसे बनाइए? कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर और नाम लिख दीजिएगा। मैं पर डे उसको रिकॉर्ड करता हूँ। कौन स्टूडेंट क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया था, है ना, साझेदारी व्यापार के लाभ को बताया था। अभी मैं आप लोगों को साझेदारी व्यापार के दोषों को समझाऊंगा। क्या क्या था दोष। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मैं अपना पहले लिख देता हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ डिमेरिट्स। लिखिए, डेट आज का लिख दीजिए। आज का डेट लिखिए। ठीक है, आज का डेट लिखिए आप लोग। आज का डेट लिखिए यहाँ पर। डेट, आज का डेट है 3 तारीख ना, 3/2/2022। और सब्जेक्ट लिख दीजिए आप लोग। सब्जेक्ट लिख दीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और टॉपिक लिख दीजिए। टॉपिक लिख दीजिए डिमेरिट्स, है ना, डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, है ना। और लेक्चर लिख दीजिए। ये लेक्चर जो है, लेक्चर है 5 ना। और ये बीकॉम के लिए है। ये बीकॉम के लिए है, ऐसा ना कि इंटरमीडिएट वाला स्टूडेंट समझे। बीकॉम सेम 1 के लिए है ना, सेम 1 के लिए है। ठीक है, बीकॉम सेम 1। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए, नाम भी लिख दे रहे हैं। डॉक्टर रेहान, ना। ठीक है, फोन नंबर लिख दे रहे हैं। फोन नंबर 88 25 23 36। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हर मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक नॉलेज कलेक्ट कीजिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है dr.md. डॉट है यहाँ पर, है ना, इससे बना हुआ मेरा यूट्यूब चैनल है ना, dr.md. REHN, रेहान। इसको टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए आप डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। डिमेरिट्स, डिमेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ पार्टनर, डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, PART। इसको कैपिटल लेटर में कर दीजिए, पार्टनर, PARTNER, पार्टनरशिप। डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए वैधानिक। यहाँ पर देखिए स्टैट्यूटरी डिमेरिट्स। स्टैट्यूटरी, STATUTORY, स्टैट्यूटरी डिमेरिट्स। स्टैट्यूटरी डिमेरिट्स, स्टैट्यूटरी डिमेरिट्स, है ना। और डिसएडवांटेजेस, इसका हिंदी क्या हुआ? स्टैट्यूटरी डिमेरिट्स का वैधानिक दोष, है ना। वैधानिक दोष में आप पॉइंट लिखना स्टार्ट करें।
है ना। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा आप लोग 1 नंबर डाल के, इसको ऐसे 1 नंबर डालिए और लिखिए पहला कि इनडेफिनिट, इंडेफिनिट, एक मिनट इसको ना स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट लाइफ, इंडेफिनिट लाइफ एंड, है ना, एंड एक्सिस्टेंस, EXISTENCE, एक्सिस्टेंस। इसका हिंदी क्या होगा? इंडेफिनिट लाइफ एंड एक्सिस्टेंस। इसका हिंदी हुआ जीवन एवं आश्रितत्व का अनिश्चित होना। ठीक है ना, जीवन एवं आश्रितत्व का अनिश्चित होना। साझेदारी का जीवन सीमित रहता है, साझेदारी का जीवन सीमित रहता है, साझेदारी का जीवन सीमित रहता है तथा इसके स्थायित्व का पूर्ण रूप से अभाव होता है ना, तथा इसमें अस्थायित्व का पूर्ण रूप से अभाव होता है। किसी साझेदार के मृत्यु, है ना, डेथ, पागलपन या दिवालियापन अथवा अवकाश ग्रहण करने से साझेदारी की समाप्ति हो जाती है। इसका मुख्य कारण साझेदारी और साझेदारों का पृथक पृथक आश्रितत्व न होना, है ना। तो कहने मतलब कि साझेदारी व्यापार का जो जीवन होता है वो अनिश्चित होता है, ये कभी भी बंद हो सकता है, मतलब सर्टेन नहीं, अनसर्टेन है। चल रहा कोई पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो गया, या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट होने से, है ना, या किसी पार्टनर का पागलपन होने से, है ना, साझेदारी फर्म का डिजोल्यूशन हो सकता है। यानी इसका लाइफ जो है वो, लाइफ जो होता है वो अनसर्टेन होता है, किसी भी समय बंद हो सकता है ना। तो जीवन एवं अस्तित्व का आंशिक होना है इसका सबसे पहला दोष, है ना। वैधानिक दोष में सबसे पहला दोष आप बताइएगा, इसका जो इंडेफिनिट लाइफ एंड एक्सिस्टेंस, है ना। ठीक है, माने साझेदारी का जीवन जो है वो सीमित रहता है, इसके इसमें अस्थायित्व का पूर्ण रूप से अभाव होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है कि हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, किसी साझेदार के इंसॉल्वेंसी होने से, किसी साझेदार के इंसॉल्वेंट होने से, या फिर रिटायरमेंट से इसका जीवन समाप्त हो जाता है ना। ठीक है, और बिजनेस एक्टिविटीज बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो इनका जीवन जो है और आशीष हमेशा अनसर्टेन रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पर आप लोग, नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट लिखिए। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। इसका हिंदी लिखिए आप लोग, हित हस्तांतरण में कठिनाई। इसका हिंदी क्या हुआ? हित हस्तांतरण में कठिनाई। साझेदारी में कोई भी साझेदार बिना अन्य सभी साझेदारों की सहमति से, माने कंसेंट लेकर, है ना, साझेदारी में कोई भी साझेदार बिना अन्य सभी साझेदारों की सहमति से अपना हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। जब तक कि सब पार्टनर का कंसेंट होगा तभी ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है ना, और ना उसे बाजार में बेचा जा सकता है ना। इस असुविधा के कारण लोग इसमें रुपया लगाना पसंद नहीं करते, जबकि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में हित का हस्तांतरण सुविधा से किया जा सकता है। ठीक है ना, तो साझेदारी व्यापार में साझेदार अपने इंटरेस्ट को अगर ट्रांसफर करना चाहता है तो सभी पार्टनर से उसको कंसेंट लेना अनिवार्य है, और सभी पार्टनर कंसेंट मिलेगा तभी ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि साझेदारी में कोई भी साझेदार बिना अन्य सभी साझेदारों की सहमति के अपना हित अथवा भाग का हस्तांतरण नहीं कर सकता, और न उसे बाजार में बेचा जा सकता है। अतः इस सुविधा के कारण लोग इसमें रुपया लगाना पसंद नहीं करते हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में हित का हस्तांतरण सुविधा पूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट है डिजोल्यूशन, dissolution of partnership,
पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड लायबिलिटी आफ्टरवर्ड्स, है ना, एंड लायबिलिटी आफ्टरवर्ड्स। इसका हिंदी लिखी इसका, साझेदारी की समाप्ति पर एवं बाद में भी दायित्व। इसका हिंदी क्या हुआ, साझेदारी की समाप्ति पर एवं बाद में भी दायित्व, है ना। तो साझेदारी में प्रत्येक साझेदार फर्म की समाप्ति पर उसकी साझेदारी की अवस्था में किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी रहता है। सुनिए, फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि साझेदारी में प्रत्येक साझेदार फर्म की समाप्ति पर भी उसकी साझेदारी की अवस्था में किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी रहता है। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, फर्म का बिजनेस एक्टिविटीज क्लोज हो जाता है, अब फर्म जितना भी लायबिलिटी धारती है उसको भुगतान करना जरूरी है ना। और सभी साझेदारों का दायित्व बनता है उस लायबिलिटी को जब तक पेमेंट नहीं करेगा, है ना, उस लायबिलिटी को जब तक भुगतान नहीं करेगा तब तक वो फ्री नहीं हो पाएगा, है ना। तो साझेदारी फर्म के बाद भी, साझेदारी फर्म का समापन के बाद भी, है ना, जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी बनी रहती है ना। और ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है उसको पब्लिक नोटिस देने के बाद भी, अगर यदि वो पब्लिक को नहीं देता है तो उसका दायित्व वही रहता है जो साझेदार होने की अवस्था में था, है ना। यानी कि साझेदारी फर्म की समाप्ति की जन सूचना यदि वह जनता को नहीं देता हो तो समाप्ति के बाद भी उसका दायित्व वही रहता है जो साझेदार होने की अवस्था में था, है ना। यह भी इसकी एक मुख्य वैधानिक दोष है। यानी जब साझेदारी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, समाप्ति होता है, तो फर्म के सामने सबसे बड़ी समस्या होता है कि अपनी लायबिलिटीज को पेमेंट करे। अब 3 पार्टनर था, अब फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, समापन हो गया, फर्म का बिजनेस एक्टिविटीज क्लोज हो गया, है ना। अब ये चाहेगा कि हम चलो हट जाते हैं, मेरा सब लायबिलिटी खत्म होगी, तो ऐसा बात नहीं है। फर्म का समापन के बाद भी जब तक लायबिलिटीज फुलफिल नहीं होता, पेमेंट नहीं होता है, तब तक उसका दायित्व बना रहता है। ये उसका एक डिमेरिट्स है, वैधानिक दोष, है ना। अब आइए नंबर 2 में आइए आप, ठीक है। नंबर 2 लिखिए, ऐसे नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में लिखिए इकोनॉमिक डीमेरिट्स, इकोनॉमिक डीमेरिट्स, है ना। इसका हिंदी क्या हुआ इकोनॉमिक डीमेरिट्स का, आर्थिक, इसका हिंदी लिखिए आर्थिक अवगुण अथवा दोष। आर्थिक दोष में लिखिएगा, है ना। पहला लिखिएगा आर्थिक दोष में, आप लोग पहला क्या लिखिएगा स्टूडेंट, जल्दी लिखिए इसको, पॉइंट को, है ना। और लिखिए इसमें लिमिटेड, है ना, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल का हिंदी यही हुआ कि पूंजी का सीमित साधन। साझेदारों की संख्या सीमित होने के कारण पूंजी की मात्रा सीमित रहती है ना। साझेदारों की संख्या सीमित होने के कारण पूंजी की मात्रा भी सीमित होती है। आपको मालूम है, मैंने बताया था साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 है, तो 50 साझेदार से ही आपको पूंजी मिल सकता है। इसके अलावा पूंजी अधिक जरूरत है तो आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 50 पार्टनर ही कर सकते हैं, है ना। तो साझेदारों की संख्या सीमित होने के कारण पूंजी की मात्रा भी सीमित रहती है। यद्यपि इनके साधन एकाकी व्यापार की अपेक्षा अधिक होते हैं, एकाकी व्यापार की तुलना में इनको अधिक पूंजी मिलती है, क्योंकि एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति है और यहाँ मैक्सिमम 50 व्यक्ति हैं। परंतु अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की अपेक्षा, जैसे कंपनी है, परंतु अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की अपेक्षा साधन सीमित होते हैं। जैसे कंपनी में मैक्स बहुत अधिक पूंजी होती है, लेकिन पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं, साझेदार होते हैं, तो उससे 50 साझेदारों से ही पूंजी प्राप्त हो सकती है ना। और व्यवसाय में अधिक पूंजी नहीं आ पाएगी। तो लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। अब नंबर 2 लिखिए, आप लोग
नंबर 2 लिखिए स्टूडेंट, लिमिटेड गुडविल, लिमिटेड गुडविल, लिमिटेड गुडविल, लिमिटेड गुडविल। साझेदार की संख्या एवं पूंजी की सीमितता के कारण, साझेदारों की संख्या एवं पूंजी की सीमितता के कारण इन संस्थाओं की साख कंपनी के मुकाबले में कम होती है ना। सुनिएगा, साझेदारों की संख्या एवं पूंजी की सीमितता, लिमिटेड कैपिटल के कारण इन संस्थाओं का जो गुडविल होता है ना, वो कंपनी के कंपैरिजन में कम होता है ना। अतः इन्हें उतना अधिक ऋण नहीं मिल पाता है ना, इनको अधिक लोन नहीं मिल पाता है। ठीक है। अन्य संस्थाओं और अतः इन्हें अधिक ऋण नहीं मिल पाता जितना कि अन्य संस्थाओं को मिलता है। अन्य संस्थाओं का मतलब कंपनी को मिलता है ना। इसके अतिरिक्त कंपनी के वार्षिक हिसाब किताब की जांच होती रहती है और उसका प्रकाशन पड़ता है। साझेदारी संस्था में ऐसा नहीं होता है, यानी कि साझेदारी व्यापार में जो कंपनी की वार्षिक हिसाब किताब की जांच का पब्लिक नहीं होता है और उसको पब्लिक में प्रेजेंट नहीं किया जाता है ना। इससे भी उसका गुडविल कम हो जाता है ना। लोग अधिक पूंजी लगाना नहीं चाहते हैं। साझेदारी संस्था में ऐसा नहीं होता है, इसी कारण साख जो है वो सीमित हो जाता है। जैसे कंपनी वगैरह में क्या है ना, कि उसका जो भी एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जाता है, कंपनी का बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया जाता है, जिससे अधिक लोग उसके कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर अच्छा मजबूत मजबूत स्थिति को देखते हुए अधिक पूंजी लगाते हैं। लेकिन साझेदारी व्यापार में ऐसा नहीं होता है। साझेदारी व्यापार में जो हिसाब किताब होता है उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता, जिससे कि साख में कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये तीसरा हो गया इसका ना। इसमें देखिए मोर एक्सपेंसेस, मोर एक्सपेंसेस, मोर एक्सपेंसेस, अधिक अधिक खर्च, अधिक अपव्यय, है ना। एकाकी व्यापार की तुलना में, है ना, एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी में अधिक अपव्यय होने की संभावना रहती है। साझेदारी व्यापार में अधिक खर्च होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक साझेदार इस बात को जानता है कि खर्च का एक आंशिक भाग ही उन्हें वहन करना पड़ता है ना। एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी में अधिक खर्च होने की संभावनाएं बनी रहती है। एकाकी व्यापार में कम होगा और पार्टनरशिप में अधिक खर्च होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक साझेदार इस बात को जानता है कि खर्च का एक आंशिक भाग ही उन्हें वहन करना पड़ेगा। ठीक है। जबकि इस व्यय से अन्य संस्थाओं पर आसानी से अपना प्रभुत्व जमाया जा सकता है ना। धार्मिक संस्थाओं को बड़ी बड़ी धनराशियां दान दिलाकर दानवीर कहलाया जा सकता है ना। इस प्रकार साझेदारी संस्था में व्यय के संबंध में व्यय ज्यादा होता है ना। संबंध में छोड़ दी सब बात, आप इतनी समझ जाइए कि एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी व्यापार में अधिक खर्च होता है ना। ठीक है। अब चलिए इतनी लिखिएगा, एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी व्यापार में अधिक खर्च होता है। इसको सीधा एक दो लाइन में खत्म कर दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट, मोर एक्सपेंसिव लिख दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, तीसरा। ठीक है, इसको लिखिए मैनेजेरियल, मैनेजेरियल, मैनेजेरियल डीमेरिट्स, मैनेजेरियल डीमेरिट्स। इसका मैनेजेरियल डीमेरिट्स को लिखिए हिंदी में प्रबंधकीय दोष, प्रबंधकीय दोष, है ना। ठीक है। तो प्रबंधकीय दोष में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए मैनेजेरियल डिमेरिट्स में सबसे पहले लिखिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसका हिंदी क्या होगा, इसकी हिंदी भी लिख लीजिए। इसका हिंदी लिखिए सदैव संघर्ष और मतभेद, फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। संघर्ष और मतभेद की संभावनाएं, है ना। पार्टनर,
एक कहावत है स्टूडेंट कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहां ढंढून होते रहता है, यानी जहाँ चार बर्तन होते हैं वहां खटकते हैं, जहाँ चार बर्तन होते हैं खटकते हैं, यानी जहाँ चार बर्तन होगा वो आपस में टकराएगा इसका। और यह कहावत है, और यह कहावत साझेदारी बिजनेस में, साझेदारी व्यापार में पूर्ण रूप से लागू होती है। यही कारण है कि साझेदारी में सदैव हमेशा साझेदारों के बीच संघर्ष और मतभेद होने की संभावनाएं बनी रहती है ना। और कभी कभी ये जो डिस्प्यूट इतना भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, है ना, कि फर्म का समापन ही हो जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस का समापन ही कर लेता है ना। तो कह सकते हैं कि साझेदारी व्यापार में फ्रिक्शन और कन्फ्लिक्ट, है ना, यानी संघर्ष और मतभेद की संभावना हमेशा बनी रहती है ना। और और ये म्यूचुअल डिस्प्यूट के कारण गंभीर परिणाम निकलता है, व्यवसाय को अंत भी करना, व्यवसाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड, है ना, लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, डीमेरिट्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी डीमेरिट्स, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी डीमेरिट्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी डीमेरिट्स, इसका हिंदी क्या होगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी डीमेरिट्स की हिंदी, साझेदारी का एक प्रमुख दोष, इसका हिंदी लिखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी डीमेरिट्स का हिंदी लिखिए, हिंदी लिखिए, असीमित उत्तरदायित्व के दोषों का होना, असीमित उत्तरदायित्व के दोषों का होना। साझेदारी का एक प्रमुख दोष इसके सदस्यों की असीमित उत्तरदायित्व सबसे इंपॉर्टेंट डिमेरिट्स है। ये पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है ना, अनलिमिटेड होता है, यह होता है। व्यवसाय असफल होने की दशा में समस्त साझेदार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि साझेदारों को न केवल अपने व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से हाथ धोना पड़ता है, बल्कि अपने व्यक्तिगत संपत्ति को भी खोना पड़ता है ना। इसके कारण साझेदारों में साहस का कम हो जाता है। अब सुनिए, पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर बिजनेस में लॉस होता है, असफल हो जाता है ना, बिजनेस लॉस, बिजनेस में जो लॉस होता है, लॉस, लॉस जो होता है उस लॉस को पेमेंट करने के लिए साझेदार को अपने व्यक्तिगत संपत्ति को बेच करके भी उस लायबिलिटी को पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए साझेदारों में, साझेदारी व्यापार में साझेदार का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड नंबर में डालिए, फियर, fear of slackness in directions, in directions, ठीक है। इसका हिंदी लिखिए, इसका हिंदी हुआ संचालन में शिथिलता का भय, संचालन में शिथिलता का भय। साझेदारी में, साझेदारी में साधारणता, साझेदारी में साधारणतया समस्त साझेदार को व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होता है ना। साझेदारी व्यापार में हर पार्टनर को यह राइट दिया गया है कि बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, है ना, ठीक है। और अतः जब साझेदारों का कार्य का उचित विभाजन ना हो, यानी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ना हो, तो कार्य को, वर्क को कुशलता पूर्वक सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता है, और इससे हर समय कठिनाइयां उपलब्ध होती है ना। यानी सफलता, संचालन में शिथिलता का भय बना रहता है ना। पार्टनरशिप में क्या बताया गया? हर पार्टनर को पार्टिसिपेट करना है, ए बी सी डी, चार पार्टनर, तो चारों पार्टनर का को अधिकार दिया गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होगा उसमें आपको भाग लेना है, प्रेजेंट रहना है, कार्य को देखना है। तो अगर आप वर्क को प्रॉपर डिवीजन नहीं करते हैं कि एक 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 क्या करेगा, बी क्या करेगा, सी क्या करेगा और डी को क्या करेगा, तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा, तो क्या होगा कि हमेशा खतरा बना रहता है, सही तरीके से काम नहीं होगा और कठिनाइयां बनी रहेगी और लॉसेस ज्यादा होंगे, व्यवसाय असफल हो जाएगा। तो इस तरह से साझेदारी व्यापार में संचालन में शिथिलता का भय बना रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लैक ऑफ क्विक डिसीजंस, लैक लैक ऑफ क्विक लैक ऑफ क्विक डिसीजंस, लैक ऑफ क्विक डिसीजंस। तो देखिए साझेदारी व्यापार में लैक ऑफ क्विक डिसीजन होता है, यानी कि शीघ्र, इसका हिंदी लिखिए, लैक ऑफ क्विक डिसीजंस का हिंदी लिखिए शीघ्र निर्णय का अभाव, शीघ्र निर्णय का अभाव, इसका हिंदी हुआ लैक ऑफ क्विक डिसीजन का हिंदी क्या, शीघ्र निर्णय का अभाव। साझेदारी में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे कार्यों के लिए प्रत्येक साझेदार का कंसेंट लेना आवश्यक है, प्रत्येक साझेदार का परामर्श आवश्यक है। साझेदारी व्यापार के साझेदारों में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी कार्यों के लिए, है ना, प्रत्येक साझेदार का परामर्श आवश्यक होता है। यानी साझेदारी व्यापार में कोई भी छोटा छोटा काम होगा, सभी साझेदार का कंसेंट लेना जरूरी है। जैसे मान लो ABCD 4 पार्टनर है, अब छोटा सा कोई काम था कि दुकान बंद करना है या गुड्स का रेट ये है, तो ए जो है वो अपने से डिसीजन लेके गुड्स परचेज नहीं कर सकता, जबकि उसको अन्य साझेदार यानी BCD से कंसेंट नहीं मिले, यानी कि तुरंत डिसीजन नहीं ले सकता है। जैसे एकाकी व्यापार में था कि एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, उसमें क्या डिसीजन लेने में शीघ्रता आती है, तुरंत वो डिसीजन ले लेता है, गुड्स को परचेज कर सकता है, अच्छे, है ना, गुड्स को परचेज कर सकता है सही रेट से, सस्ता रेट से। लेकिन इसमें क्या है कि ए जान रहा है कि रेट कम है, लेकिन वो गुड्स को परचेज नहीं कर पा रहा है, बिकॉज जब तक कि उसके जो अदर पार्टनर हैं उनका सहमति नहीं मिले। तो इसमें क्या होता है कि सभी साझेदारों की सहमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, जिसके चलते निर्णय लेने में कठिनाइयां होती है और तुरंत आप नहीं निर्णय ले पाते हैं, और जिसके चलते बहुत सा अच्छा अवसर को भी खो दिया जाता है ना, ठीक है, जो साझेदारी व्यापार के लिए हानिकारक है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ डिमेरिट्स हो गया, पहला क्या था, दूसरा क्या, तीसरा। अब आप सभी स्टूडेंट इसी तरीके से पॉइंट को लिखिए और अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन कीजिए, अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। तो निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि साझेदारी के लाभ दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यही पता चलता है कि साझेदारी व्यापार उस दशा में सबसे अच्छा माना जाता है जब इसका आकार मध्यम श्रेणी का हो, छोटा हो, तो इसको अच्छा माना जाता है ना। और कब अच्छा माना जाता है कि आपस में साझेदारों के बीच में म्यूचुअल डिस्प्यूट न हो, माने एक दूसरे के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, तो साझेदारी व्यापार अच्छा चल सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको लिखिए बढ़िया से, और कोई दिक्कत होगा तो फोन करके पूछिए, है ना, मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगा, है ना, ठीक है। और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, और जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया है उसको मैं अपना नंबर दिया हूँ, है ना, और व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। व्हाट्सएप नंबर जो है आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं हमसे, तो मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने का। 7321961289 है, इसको मैं इसी, ठीक है। और मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। आप लिखिए, कोई दिक्कत हो तो फिर हमको बताइएगा।